स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद डीएस राजपूत में। और आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पार्ट थर्ड में। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको मैं बता चुका हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद आपको थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे भी यहाँ एक नया टॉपिक जुड़ने वाला है, तो अगर आप देख लेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ की, कूलाम के नियम की। कूलाम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नियम दिया था और उस नियम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और वो नियम क्या था? ऐसे समझो, हम आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जब आवेश को Q से दर्शाओगे तो दो आवेश होंगे आपके, दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा उस बल के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आपने 11वीं में पढ़ा होगा, दो द्रव्यमान जब पास पास रखे होते थे तो उनके बीच में जो बल लगता था वो न्यूटन ने बताया था F बराबर G m1 m2 बटे r²। ऐसा ही कुछ कूलाम्स ने बताया है, F बराबर K q1 q2 बटे r²। आज हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कूलाम के नियम में इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वगैरह वगैरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, पहला है q1 और दूसरा है q2, ठीक है ना। दो आवेश हैं आपके, पहला है q1 दूसरा है q2 और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। और ये रखे हैं आपके बिंदु A और बिंदु B पे। अब ये लॉ है जिसे आप और हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हाईली एक्सेप्टेबल होता है। कितनी भी बड़ी सी बड़ी राइटर की किताब ले लो, कूलाम्स लॉ के नाम पे दो ही स्टेटमेंट होते हैं कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने ये बताया कि दो बिंदु आवेश, ये आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब जानते हो क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटे से चार्ज, बहुत छोटे से आवेश, पॉइंट आवेश, पॉइंट चार्ज, समझ गए ना। तो उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश हैं q1 और q2, उनके बीच में जो बल लगता है वो बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि F समानुपाती q1 into q2। ये कूलाम्स ने बताया। क्या बताया? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब यहाँ देखो दोनों प्लस के हैं ना, दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस में दुश्मनी बताई थी ना मैंने, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, इस पे बल इधर लगेगा और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, इस पे बल इधर लगेगा, ठीक है ना। तो वो बल परिमाण में कितना होगा उस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर इसमें एक प्लस का और एक माइनस का होता तो आकर्षण होता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस q1 है और ये माइनस q1 है, ठीक है ना। तो बल की दिशा इधर होती है, बात समझ गए ना। तो बल की दिशा इधर होती है। अब ध्यान से सुनो कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट आ गया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है, किसी भी किताब में ले लो, कूलाम के नियम के नाम पे यही दो स्टेटमेंट होंगे। अब आप कहोगे सर ये आए कैसे कि दोनों आवेशों के बीच
से लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणा के ही समानुपाती क्यों होता है, जोड़ के समानुपाती क्यों नहीं होता, घटाना के क्यों नहीं होता? तो बेटा ये लॉ है जो लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं साइंटिस्ट ने, कूलम्स ने, तो उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, हम केवल इन रिजल्ट्स को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स हैं, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपका एक नियतांक आ जाएगा स्मॉल k, छोटा k। छोटा क्यों? क्योंकि बड़ा वाला k जो है ना आगे चल के किसी और नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इस k को छोटा ही रखना है, स्मॉल k। तो ये जो है ना, ये कूलॉम के नियम से एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया हम लोगों को, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें होगा क्या, और अपन k के बारे में जांच कर लेते हैं। k क्या है? k जो है ना आपका वो क्या है, समानुपाती नियतांक है। k क्या है? समानुपाती नियतांक है। और k का मान होता कितना है? k का मान अगर अपन डेरिवेशन की बात करें तो यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नया टर्म मिल गया, एक नया सिंबल मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। या एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं कुछ लोग, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो। ये होता क्या है? ये नाम है इसका, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। होता क्या है ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। सर ये होता क्या है निर्वात की विद्युतशीलता? तो मान लो आपने साइंटिफिक टर्म बता दिया, लेकिन अगर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे तो है क्या ये? तो आप ऐसे समझो कि सन से जो लाइट आती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों होते हैं, ठीक है ना। अब आपने सुना होगा कि भाई प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सब कहेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल की न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है ये। जबकि प्रकाश की चाल का सूत्र होता है 1/√μ0 सर ये क्या बता दिया आपने? देखो ये एक फॉर्मूला है, अगर आपसे कहे प्रकाश की चाल का सूत्र बताओ तो ये है, मान बताओ तो ये है, ओके। अब इसमें देखो ये μ0 आपको मैग्नेटिज्म में विद्युत चुंबकीय वाले चैप्टर में मिलेगा, चुंबक वाले चैप्टर में, और ये एप्सिलॉन जीरो आपको पहले चैप्टर में मिल गया। ये है निर्वात की विद्युतशीलता और ये है निर्वात की चुंबकशीलता। ये आपका विद्युत क्षेत्र का फैक्टर है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है सर? ऐसे समझो, आपने 10वीं में सुना होगा जब प्रकाश जो है ना किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी चाल कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और ये उसके फैक्टर होते हैं। किसी माध्यम में जब प्रकाश की चाल घुसती है ना तो किस फैक्टर से उसकी गति कम होती है, किस फैक्टर से विद्युत क्षेत्र इफेक्ट होता है, किस फैक्टर से चुंबकीय क्षेत्र इफेक्टेड होता है, वो ये सारी चीजें अपन आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ मत देखो, यहाँ से इतना देखो कि k क्या है, समानुपाती नियतांक है और इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आंशिक मान क्या होता है? इसका आंशिक मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो k है, इस k का मात्रक पूछ लेते हैं और इस k की विमा पूछ लेते हैं। तो मात्रक तो यही लिख दिया हमने। अगर हमें k की विमा निकालनी हो, k की क्या निकालनी हो, विमा, तो विमा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहां से अगर अपन k का मान निकालना चाहे ना तो k का मान क्या हो जाएगा? k का मान पक्षांतर करना आता है आपको, k का मान हो जाएगा f × r² बटे Q1। f है बल, बल की विमा होती है mL
t माइनस 2 और ये दूरी है r, तो ये होगी विमा l स्क्वायर और ये हो गई q1 की 80 और ये हो गई दूसरे q2 की भी 80 है, तो दोनों आवेश ही ना, दोनों की 80 हो जाएगी। अब इसको सेट कर लो, ध्यान से जरा, m l यहाँ पे l स्क्वायर यहाँ पे, तो l पे घात 3 t पे घात -2 ऊपर है और नीचे 1 और 1 2 ऊपर जाएगी -2, तो t पे घात -4 और a पे घात कितनी -2, ये होगी k की विमा। ऐसे एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाएगी ना, तो वो भी आप यहीं से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये हो गया, ठीक है ना ये, और आपने देखा कि ये मात्रक इस मात्रक का क्या है, उल्टा है, तो जो अपन एप्सिलॉन नॉट की विमा पढ़ेंगे ना, एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो इसकी उल्टी करो, तो ये m पे घात -1 हो जाएगी, l पे घात -3 हो जाएगी, t पे घात 4 और a पे घात 2, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम ये कूलॉम का नियम है, ध्यान सुनना, अगर हम क्या करें, इसका सदिश रूप लिखना चाहें, अब आप ऐसे समझो, बल है ये, दोनों आवेशों के बीच में क्या लग रहा है, ये बल, और बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, बात समझ गए ना। तो सदिश राशि का जो फॉर्मूला होता है वो अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, ये है इसका परिमाण वाला फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, परिमाण वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर अपन दिशा और परिमाण दोनों को कंबाइन करें तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो हम यहाँ F वेक्टर बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर और यहाँ r कैप लगा देते हैं। कैप क्यों लगा दिया सर, कैप होता है इकाई सदिश, अगर आपने 11वीं में वेक्टर पढ़ा है ना, तो कैप होता है इकाई सदिश और ये दिशा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो r वेक्टर है ये, अगर अपन r वेक्टर का मापांक करेंगे ना तो r आ जाएगा, ठीक है ना, मापांक से वेक्टर हटता है, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो r स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, a कैप बराबर क्या होता है, a वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f वेक्टर बराबर k का मान भी रख लो, k का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, ठीक है ना ये। फिर इसके बाद इनटू में q1 q2 बटे r स्क्वायर के लिए क्या रखोगे, r वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और यहाँ r वेक्टर बटे r वेक्टर का मापांक, तो ये कितने हो गए, पावर 2 यहाँ पे है, पावर 1 यहाँ पे है, तो घात कितनी हो गई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं q1 q2 बटे r वेक्टर के मापांक का क्यूब और इनटू r वेक्टर, ठीक है ना। इसको याद रखना, हालांकि मैं इसको एक अलग टॉपिक करके समझाता हूँ, सदिश निरूपण, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, वहां पे भी मैं आपको फिर से बताऊंगा, इसको भी ध्यान से रखना, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं फिर और आगे इसके। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, इसको बेटा लोग जल्दी से नोट कर लो इसको। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है ना, इस पे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हो जाए। आप ऐसे समझो, हमने आपको भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, दुनिया का सबसे छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए, पहला हमने आपको बताया था q बराबर it, दूसरा क्या बताया था q बराबर ne, तीसरा क्या बताया था डेल्टा m बराबर n इंटू m सफिक्स e, और चौथा आज हो गया आपका f बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है ना। ये चार फॉर्मूले हो गए। भविष्य में कभी भी न्यूमेरिकल में इनकी जरूरत पड़े तो आप इनको याद रखना, इसको जल्दी से नोट कर लो ये चारों फॉर्मूलों को।
और वीडियो को पूरा देखा तो तभी चीजें समझ में आएंगी, 2-4 मिनट देख के आप काटोगे ना तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं कि कूलॉम का नियम जो है ना आपका और क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये था आपका आवेश Q1 और ये था आपका आवेश Q2। तो आप ऐसे समझो कि ये दो आवेश है, आवेश अदिश राशि है और इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो सदिश राशि है, ठीक है ना। तो जो बल है F, जो बल F है वो क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F आपको बता दिया मैंने, ये है, ठीक है ना। अब समझो ये अगर दोनों प्लस के हैं तो ये इसको, ये Q1 जो है ना इस पे इधर बल लगाएगा और Q2 जो है ना इसको इधर बल लगाएगा, ठीक है ना। अब ये Q2 है तो हम इस बल को लिखते हैं F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब है दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, और यहां अपन करेंगे F12। तो F12 का मतलब पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों बल जो है ना परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में कैसे होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। नहीं समझे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम बल है विद्युत बल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद्युत बल। तो ये बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ठीक है ना। और परिमाण में हो गए बराबर, दिशा में विपरीत हो गए और दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। और हाँ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जो बल लग रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ध्यान से सुनना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब जो F21 है ना ये ऐसे लगेगा सीधा सीधा, ऐसे नहीं कि नीचे लग जाए ऊपर लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ लेना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, तो इनको याद रखना। और यहाँ देखो F किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R² के। तो ये चीज आपको पहले भी पता होनी चाहिए कि जो चीजें, जो बल R² के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जो बल R² के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, और जो बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हो गए। और आपने सुना होगा संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो ये कौन सा बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या होता है, जो पाथ पे निर्भर ना करे, रास्ते पे निर्भर ना करे। आप कैसे किसी भी रास्ते से आवेश को ले जाओगे तो आपको कार्य सेम करना पड़ेगा, तो वो संरक्षी बल होते हैं। तो संरक्षी बल, ये विद्युत बल जो है ना आपका संरक्षी बल है, और ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स, और ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। परिमाण में दोनों समान हैं, दिशा में विपरीत हैं, और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपसे पूछते हैं, जैसे दो आवेश हैं आपके, एक है Q1 और एक है Q2। तो ये एम्स में आया हुआ सवाल है, ये एक पॉइंट ए पे रखा है और एक पॉइंट बी पे रखा है। दो आवेश हैं आपके Q1 और Q2, ये एम्स में आया हुआ सवाल है। तो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला न्यूनतम फोर्स पूछा आपसे, न्यूनतम बल, इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल बताओ। तो आप ऐसे समझो, दो आवेश हैं तो आपको पता है आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, F बराबर हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R²। ये फॉर्मूला लिख लिया। और इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है 1 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 1 मीटर। R की जगह क्या रखोगे 1, R की जगह क्या रखोगे 1, तो ये बच जाएगा K Q1 Q2 बटे 1
का स्क्वायर। अब बात आती है कि आवेश के मान तो दिए नहीं, आवेश के मान नहीं दिए, लेकिन हाँ ये छोटा सा शब्द जरूर दे दिया आपको कि न्यूनतम बल बताओ। अब ध्यान से सुनना, न्यूनतम, ये जो बल है ना इसको आपको न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम कैसे करोगे, देखो के नियतांक होता है, इसमें अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसका मान जो होगा वही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। r का मान दे दिया 1, अब बचा कौन, बच गया आपका q1 q2, ये अगर कम होंगे तो बल भी कम होगा। तो q1 q2 की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, q1 और q2 की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान क्या होंगे। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा आवेश E होता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q1 Q2 के मान अगर हम E के बराबर ले लें, Q1 Q2 के मान अगर हम किसके बराबर ले लें, E के बराबर ले लें, तो दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो फिर आगे इसका आंसर आ जाएगा आपका Q1 की जगह भी E और Q2 की जगह भी E, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो कोई मतलब नहीं डिवाइड में इसका, तो उत्तर आ जाएगा आपका के ई स्क्वायर। और इसी पदों में, इन्हीं पदों में उत्तर दिया था आपका, ठीक है ना। कंपटीशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इस शब्द पे बेस्ड था, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो।